हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये टॉपिक आपका इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आता है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो टोटल यहाँ पे 10 एंट्रीज होती है। तो हम वन बाय वन करके इनको डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आता है आपका एक्सपोर्टिंग, जॉइंट वेंचर, आउटसोर्सिंग, फ्रेंचाइजिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मर्जर एंड एक्विजिशंस, लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो ये सभी जो एंट्रीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो या तो क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर जिसमें ये सभी एंट्रीज़ को वहाँ पे पूछता है, नहीं तो इनमें से कोई एक दो टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट भी यहाँ पर आ जाता है। तो इन सभी एंट्रीज़ को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है आपका एक्सपोर्टिंग। It is the process of selling goods and service produced in one country to another country. Exporting may be direct or indirect. अब एक्सपोर्टिंग के अंदर क्या आता है? एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है जब भी आप किसी एक कंट्री के अंदर कोई सामान बनाया जा रहा है और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर। अब वो या तो गुड्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर वो सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है। तो बनाया वो ए कंट्री के अंदर गया है बट उसको वहाँ पर हमने एक्सपोर्ट कर दिया है बी कंट्री के अंदर। अब ये जो हमारा एक्सपोर्टिंग होता है ये दो तरीके से किया जाता है, या तो वो डायरेक्ट हो रहा है या फिर इनडायरेक्ट है। अंडर डायरेक्ट एक्सपोर्ट, अ कंपनी कैपिटलाइजिंग ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन कंसंट्रेटेड इन द होम कंट्री स्टैब्लिश अ प्रॉपर सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्सपोर्ट फंक्शन एंड प्रोक्योरिंग फॉरेन सेल्स। तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है, जब भी एक कंट्री के अंदर यहाँ पे किसी भी सामान को प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद में उसे दूसरी कंट्री के अंदर हम भेज देते हैं, तो इसके अंदर फुल कंट्रोल होता है किसी कंट्री का। और होम कंट्री जो होती है उसका फुल कंट्रोल रहता है। यहाँ पे जो सभी फंक्शंस है और वो सब वहाँ पर एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसी का वहाँ पर कंट्रोल रहता है। और जब हम उसको बी कंट्री के अंदर भेज देते हैं तो वहाँ पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। इसके बाद जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट आता है उसमें होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सपोर्टिंग थ्रू डोमेस्टिकली बेस्ड एक्सपोर्ट इंटरमीडियरीज। द एक्सपोर्टर हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट। अब जब इसके अंदर इनडायरेक्ट करते हैं ना तो उसमें क्या रहता है, यहाँ पर डोमेस्टिकली बेस्ड एक्सपोर्ट इंटरमीडिएट्स के थ्रू वहाँ पर भेजा जाता है। और इसके अंदर जो एक्सपोर्टर्स होता है ना, मतलब जो हमारी ए कंट्री है, उसका बाद में कोई भी कंट्रोल वहाँ पर नहीं रहता अपने गुड्स का फॉरेन मार्केट के अंदर। तो यह आता है आपका एक्सपोर्टिंग के अंदर, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि यहाँ पर ए कंट्री के अंदर किसी भी सामान को बनाया जाता है और उसके बाद उसे भेज दिया जाता है बी कंट्री के अंदर। और एक्सपोर्टिंग के यहाँ पे दो मेथड देखने को आते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद में आता है आपका जॉइंट वेंचर। It is a strategy used by companies to enter a foreign market by joining hands and sharing ownership and management with another company. It is used when two or more companies want to achieve some common objective and expand international operations. अब जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, जब भी हमारी दो कंपनीज है उन्होंने क्या किया, दोनों ने साथ मिलके एक हैंडशेक कर लिया और उसके बाद में अपनी कंपनी को उन्होंने साथ में काम करने के लिए वहाँ पे तैयार किया। अब इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि वो लोग क्या करते हैं, जो ओनरशिप्स है उसको भी वहाँ पे शेयर करते हैं, मैनेजमेंट को भी शेयर करते हैं और साथ में उनका ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो किसी भी अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को वहाँ पर अचीव कर पाए और साथ में जो हमारी कंपनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर पाए। इट इज़ यूज टू मीट शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल और मैनेजरियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो आपका जॉइंट वेंचर होता है इसको हम रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंपनी के, तो दूसरी कंपनी के पास फुल्ली राइट हो जाता है कि वो दूसरी कंपनी के रिसोर्सेज को भी वहाँ पर यूज़ कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों जो कंपनीज है उन दोनों के क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव है। तो सेम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दोनों के रिसोर्सेज को भी वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर के अंदर जो भी किसी भी अगर कंपनी के पास में शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या मैनेजीरियल हो, तो वहाँ पर वो दूसरी जो उसकी कंपनी है जिसके साथ में उसने हैंडशेक किया है तो उसके भी रिसोर्सेज को वहाँ पर वो यूज़ कर सकता है। तो ये आता है आपका सेकंड जॉइंट वेंचर। थर्ड आता है आपका आउटसोर्सिंग। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यूज बाय कंपनीज टू रिड्यूस कॉस्ट बाय ट्रांसफरिंग पोर्शन ऑफ वर्क टू आउटसाइड सप्लायर्स rather than completing it internally। अब इसके अंदर क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है फर्स्टली।
सेकंड इसके अंदर इसे तब यूज़ किया जाता है जब किसी भी कंपनी को अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। तो अगर कंपनीज़ को अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो वो क्या करती है, कोई भी काम का जो कुछ पोर्शन होता है ना, उसको किसी और कंपनी को वहाँ पे दे देते हैं कि आप इस पोर्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर दो। अगर वो पोर्शन वहाँ पे उसकी कंपनी के अंदर ईज़िली वो नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, पोर्शन ऑफ देयर वर्क वो ट्रांसफ़र कर देती है किसी और कंपनीज़ को या किसी और कंट्री को भी दे देती है कि आप ये काम यहाँ पर इस पोर्शन को यहाँ पे कंप्लीट करके दे दो। तो या तो वो इंटरनली भी होता है या फिर वो एक्सटर्नली होता है। इट इंक्लूड बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ऑल्सो ऑफशोरिंग। अब इसके अंदर होता है या तो वो जो काम है, वो जो काम उसने पोर्शन ऑफ वर्क दिया है वो या तो डोमेस्टिक फर्म्स को दे देती है या फिर वो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे दे देते हैं। तो ये जो आपका मेथड होता है आउटसोर्सिंग, इसको यहाँ पे ऑफशोरिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो उसका पोर्शन ऑफ वर्क होता है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं अनदर कंट्री के अंदर। इसके बाद में आता है आपका फोर्थ, ये आता है आपका फ्रेंचाइजिंग। इट इज़ अ सिस्टम इन विच सेमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर फ्रेंचाइजीज पे फी एंड रॉयल्टी टू पेरेंट कंपनी फ्रेंचाइजर in return for the right to be identified by its trademark, to sell its product or services and often to use its business format or system। अब फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले तो एक सेमी इंडिपेंडेंट ओनर्स होते हैं। अब फ्रेंचाइजिंग के अंदर यहाँ पे दो पार्टीज होती है, फर्स्ट होता है फ्रेंचाइजर और दूसरी होता है फ्रेंचाइजी। अब जो फ्रेंचाइजर होता है ना, वो ओनर होता है किसी भी कंपनी का। अब उसके पास में उस कंपनी को बनाने के सभी राइट्स हैं। अब कोई और पर्सन आता है और वो बोलते हैं कि हमें ये आप जो राइट है इसको आगे काम करने के लिए यहाँ पे परमिशन दे दो। तो फ्रेंचाइज़र उसको बोलता है कि मैं आपको परमिशन तो दे दूंगा, बट आपको इसके लिए कुछ फ़ी को पे करना पड़ेगा या फिर आपको रॉयल्टी को पे करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने ट्रेडमार्क को आपको दूंगा। तो जो पर्सन वहाँ पे करता है फ़ी को या फिर रॉयल्टी को, उसको बोलते हैं हम फ्रेंचाइजीज़, और जो उसका ओनर होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइज़र। तो यहाँ पे हमने फ्रेंचाइजिंग के अंदर देखा कि सबसे पहले ये सेमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स होते हैं यहाँ पर, और सेकेंडली यहाँ पर दो पार्टीज होती है। एक तो होता है हमारा फ्रेंचाइजर जिसको हम बोलते हैं ओनर ऑफ द कंपनी, और सेकंड आता है आपका फ्रेंचाइजी जिसको पे करना पड़ता है कोई फ़ी या रॉयल्टी, इसके बदले में उसको वहाँ पे ट्रेडमार्क मिलता है जो उसको आगे वो यूज़ कर सकता है। तो ये आता है आपका फोर्थ पॉइंट। इसके बाद में आता है आपका फिफ्थ, टर्न की प्रोजेक्ट। It involves the delivery of operating industrial plant to the client without any active participation. A company pay a contractor to design a contract new facilities and train personnel to export its process and technology to another country। अब इसके अंदर क्या होता है, जो कंपनीज होती है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे हायर कर लेती है, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना वो सभी काम करता है, वहाँ पे डिज़ाइनिंग का काम करता है, कोई नई फैसिलिटीज़ बनानी है उसका काम करता है, और जो कंपनी होती है वो क्या करती है, उसको आगे जाके ट्रेन करती है जिससे वो आगे उस काम को एक्सपोर्ट कर सके। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले कोई भी कंपनी जो होती है ना वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेती है आगे के काम को करने के लिए। अब टर्न की प्रोजेक्ट जो होता है ये आपके वेरियस टाइप के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर मेनली यहाँ पे 3 मेथड इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट आता है आपका बोर्ड जिसको हम बोलते हैं बीओडी, बिल्ड ओन्ड एंड डेवलप। सेकंड आता है आपका बोल्ट, बिल्ड ओन्ड लीज्ड एंड ट्रांसफर। और थर्ड होता है आपका बूट जिसमें आता है बिल्ड ओन्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बोर्ड के अंदर क्या आता है आपका, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बनाते भी खुद ही है, उसको ओन भी करता है, उसके बाद डेवलपिंग का काम भी वही लोग करते हैं। सेकंड आता है आपका बोल्ट जिसके अंदर वो बिल्ड करते हैं, ओन करते हैं, और उसके बाद लीज करते हैं, मतलब आगे किसी पर्सन को उसको लीजिंग पे भी देते हैं और उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और थर्ड के अंदर है बोट जिसमें आता है बिल्ड बनाते भी खुद ही है, ओन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये था आपका फिफ्थ पॉइंट, टर्न की प्रोजेक्ट। इसके बाद में आता है आपका सिक्स पॉइंट जिसमें आता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं एफडीआईज। इट इज़ अ मोड ऑफ एंटरिंग फॉरेन मार्केट थ्रू इन्वेस्टमेंट। ये आपका ऐसा मोड होता है जिसके अंदर अगर आपको फॉरेन मार्केट के अंदर आना है तो इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। इन्वेस्टमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो या तो डायरेक्ट मोड के थ्रू की जाती है या फिर इनडायरेक्ट मोड के अंदर आती है। FDIs influence the investment pattern of the economy and help to increase overflow ओवरऑल डेवलपमेंट। अब इसके अंदर किसी भी इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो उसकी जो FDI है ना वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि किसी भी अगर कंट्री के अंदर FDI अच्छी है ना तो उसकी इकोनॉमी है ना वो ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसके अंदर ये बोला जाता है कि FDI जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए।
The extent to which FDI is allowed in a country to which is subjected to the government regulation of that country. It can be done by purchasing share of a company, property and assets. अब FDI किस मेथड के थ्रू किया जाता है? या तो जिसको भी FDI करनी है तो वो क्या करता है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, या तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, आपका कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर देगा, या फिर एसेट्स के अंदर। तो ये आता है आपका FDI के अंदर। इसके बाद आता है आपका 7 पॉइंट, जो आता है आपका मर्जर और एक्विजिशन। अ मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more distinct entity into one, the desired effect being accumulation of assets and liability of the distinct entity and several other benefits such as economy of scale, tax benefit, fast growth and diversification etc. तो मर्जर के अंदर आपका क्या आता है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब यहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा एंटिटीज़ जो होती है ना वो साथ में मिलके काम करती है, और वो दो जो एंटिटीज़ है वो मिलकर एक बड़ी बन जाती है। अब बड़ी एंटिटी वो बन गई तो इसके अंदर क्या होता है, जो उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती है वो भी एक बन जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से करने से क्या होता है, टैक्स बेनिफिट होता है आपका, इकोनॉमिक ऑफ स्केल अच्छा हो जाता है, इनकी फास्ट ग्रोथ हो जाती है, और डाइवर्सिफिकेशन आगे जाके वो जो उसकी कंपनी है वो एक्सपेंड भी करती है। तो ये आता है आपका मर्जर के अंदर। एक्विजिशन का मतलब होता है इट इम्प्लाइज एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ कंपनी बाय अनदर कंपनी। इट डज नॉट लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी हुज शेयर आर रिक्वायर्ड। इट मे बी फ्रेंडली और हॉस्टाइल एक्विजिशन और अ बेल आउट टेक ओवर। एक्विजिशन के अंदर आता है जब भी आपकी दो कंपनीज होती है ना, वो मिलकर क्या होती है, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, और वहाँ पर क्या करती है, उसको एक्वायर करने के बाद में वो दूसरी कंपनी के साथ में काम करती है। अब जो ये आपका होता है ना एक्विजिशन, या तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जो दूसरी कंपनी है वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, वो डिसोल्यूशन नहीं होता। और ये जो होता है एक्विजिशन, या तो वो फ्रेंडली नेचर का होता है, या फिर कभी कभी ज़बरदस्ती से भी किया जाता है, और कभी कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर एक्विजिशन को करना पड़ता है। तो ये आता है आपका 7 पॉइंट, मर्जर और एक्विजिशन। इसके बाद में आता है आपका लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग थोड़ा सिमिलर होता है आपका फ्रेंचाइजिंग की तरह से। यहाँ पर भी आपकी दो पार्टीज़ होती है, लाइसेंसर और लाइसेंसी। अब जो लाइसेंसर होता है वो कौन होता है, ओनर जिसके पास सभी राइट्स है, और लाइसेंसी वो होता है जिसको लाइसेंस चाहिए अपनी ओनर पेरेंट कंपनी से। अब लाइसेंसिंग इज अ मेथड इन विच अ फर्म गिव्स परमिशन टू अ पर्सन टू यूज इट्स लीगली प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। अब लाइसेंसिंग वो मेथड होता है जिसके अंदर कोई भी पर्सन है वो अपना जो परमिशन है वो किसी दूसरे पर्सन को देता है। वहाँ पर क्या किस चीज़ की परमिशन देता है, उसके ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को वहाँ पर वो यूज़ कर सकता है अपनी टेरिटरी के अंदर, अगर उसको आगे बिजनेस को रन करना है। It is a very easy method to enter foreign market or less control and communication is involved. The financial risk is transferred to the licensee and there is a better utilization of our resources. अब ये जो मेथड होता है ना, ये मेथड आपका बहुत ही ज़्यादा इजी होता है अगर आपको फॉरेन मार्केट के अंदर घुसना है तो। और साथ में इसके अंदर लेस कंट्रोल होता है, कम्युनिकेशन भी लेस रहती है यहाँ पर, और फाइनेंशियल रिस्क जो होती है वो भी ट्रांसफ़र कर दी जाती है लाइसेंसी को। और इस मेथड के थ्रू क्या होता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है रिसोर्सेज का, आप अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था आपका 8th मेथड। 9th आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। व्हेन अ फॉरेन फर्म हायर अ लोकल मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट और अ पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट, इट इज़ नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के अंदर क्या होता है, कोई भी आपकी फॉरेन फर्म क्या करती है, किसी लोकल मैन्युफैक्चरर को वहाँ पे हायर कर लेती है कि वो आपके प्रोडक्ट का क्या करे, वहाँ पर या तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, कंप्लीटली प्रोड्यूस करे, या फिर उसका पार्शल प्रोड्यूस करे। तो वो काम कौन करता है, यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, लोकल मैन्युफैक्चरर किसी भी कंट्री के अंदर अगर उसे अपना कोई बिल्ड वहाँ पर सेटअप करना है, कोई अपना प्लांट लगाना है, तो उसने क्या करा, लोकल मैन्युफैक्चरर को वहाँ पर हायर कर लिया। तो या तो वो फुली उसका काम पूरा प्रोड्यूस करके देगी, या फिर कुछ पार्शल उसका काम जो है वो वहाँ पे करके देगी। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। दिस मेथड यूटिलाइज द स्किल ऑफ अ लोकल मैन्युफैक्चरर एंड हेल्प रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। द मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल फर्म। अब ये जो मेथड होता है ना, इसके अंदर जो स्किल्स होती है लोकल मैन्युफैक्चरर की, वो अच्छे से वहाँ पर यूटिलाइज कर पाते हैं, और इसके अंदर जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी वहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि अगर फॉरेन फर्म से सामान आएगा जाएगा तो उसमें जो कॉस्ट होती है वो हाईली इन्वॉल्व हो जाती है। बट अगर वहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरर सब कुछ काम कर रहा है तो जो कॉस्ट है ना वो भी थोड़ी कम लगती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। साथ में वहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाता है अच्छा उनके स्किल्स का। और अगर यहाँ पे कोई रिस्क देखने को मिलती है तो वो रिस्क वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, इंटरनेशनल फर्म की, जिसने उसे वहाँ पर हायर किया था। तो ये आता है आपका 9 पॉइंट।
इसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट, जो आता है आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस। इट इज़ अ वॉलेंटियर फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनीज टू पूल देयर रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव while remaining independent entities. It is mainly used to expand the production capacity and increase market share for a product. स्ट्रैटेजिक अलायंस जो होता है ना, सबसे पहले ये आपका वॉलंटियर फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। अभी जो एग्रीमेंट है किसके बीच में किया जा रहा है, दो कंपनीज के बीच में किया जा रहा है। अब उनका मेन एम जो है वो क्या है कि वो अपना जो रिसोर्सेज है वो साथ में लेकर आ रही है, जिससे वो अचीव कर सके कॉमन ऑब्जेक्टिव को, और साथ में जो उनकी इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ है वो भी वहाँ पे देखने को मिलती है। इट इज़ मेनली यूज टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब वो दोनों साथ में मिलकर काम कर रही है। वो क्यों काम कर रही है, जिससे वो एक्सपेंड कर सके, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके, मार्केट शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। अलायंस हेल्प इन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजिंग ब्रांड इमेज एंड मार्केट नॉलेज फॉर बोथ द कंपनीज। अलायंस का मतलब यहाँ पर आता है आपका कि इससे आप डेवलप कर सके कोई न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, साथ में आप यूटिलाइज कर सके ब्रांड इमेज को। अगर आपने जिस कंपनी के साथ में यहाँ पर एग्रीमेंट किया है, अगर उसकी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, तो अगर आप दोनों साथ में मिल जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो मार्केट शेयर है वो भी अच्छा बूस्ट मिलेगा। एंड मार्केट नॉलेज फॉर बोथ द कंपनीज। अब जो जो आपको एक कंपनी के अंदर मार्केट नॉलेज है तो वो दूसरे फर्म को भी वो बताएगा, तो इससे क्या होता है आपका यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है मार्केट शेयर के अंदर भी। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका मोड्स ऑफ एंट्री इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। साथ में आपका यूनिट नंबर 1 का ये लास्ट टॉपिक था जो आज कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 1 आपके इंटरनेशनल बिजनेस की ख़त्म होती है, और साथ में ये टॉपिक जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।